सो इफ़ वी गो ऑन डिस्कसिंग द इफ़ेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन, तो इसके जो मेजर इफ़ेक्ट्स हैं हम उनको 6 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, जिनको हम इंडिविजुअली यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले जो इसका इफ़ेक्ट है वो रेस्पिरेटरी और हार्ट प्रॉब्लम्स हैं। ये पोल्यूटेड गैसेस जो हवा में मौजूद होंगी, तो ये एनिमल्स और ह्यूमंस के जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर हो जाएंगी, और फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम की हर यूनिट को आइदर ये एसोफेगस है, आइदर ये ब्रोंकाइज हैं, ब्रोंकाइटिस हैं, और या फिर एंड जो सबसे जो टेंडर यूनिट है दैट इज़ द एल्वुलाई, और ये उसको भी जो है वो एयर सैक्स को जो है ये डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से अस्थमा और इस तरह के नमूनिया लाइक जो है वो एयर पोल्यूटेड एरिया में जो इस तरह के रिलेटेड जो है वो इश्यूज होते हैं। सेकेंड इसका इफेक्ट है ग्लोबल वार्मिंग। सबसे पहली वेरी फर्स्ट स्लाइड में हमने देखा था कि जो हमने अगर इसको लिमिट करना है, जो सबसे बड़ी इसकी काज है दैट इज़ द कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन, और उस एमिशन को हमने लिमिट करना है। और यही जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये ग्रीन हाउस गैसेज में सबसे मेजर रोल ये कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन प्ले करती हैं, और यही कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जो होती हैं ये एक प्रोटेक्टिव इस तरह से लेयर बना देती हैं। इस लेयर की वजह से क्या होता है कि सन की जो लाइट्स लॉन्गर वेवलेंथ वाली वो आती हैं, वो हीट से रेडिएट होकर जब वापस जाती है तो वो शॉर्टर वेवलेंथ की बन जाती है, और ये शॉर्टर वेवलेंथ की जो लार्जर वेवलेंथ की जो रेज होती हैं ये इस प्रोटेक्टिव लेयर से बाहर नहीं जा सकती, और इसमें मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन से ये डिस्पर्स होकर वापस अर्थ के ऊपर आ जाती हैं, जिसकी वजह से अर्थ का ग्लोब का टेम्परेचर जो है वो डे बाई डे जो है वो राइज होता जा रहा है। आइदर ये जो राइज और इंक्रीज इन टेम्परेचर है वो बहुत कम है, लेकिन जो है वो इन द लॉन्ग रन ये बहुत डैमेजिंग होगी। तो ये ग्लोबल वार्मिंग जो है या ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ये दोनों भी इसी से रिलेटेड है, एयर पोल्यूशन से रिलेटेड। ओजोन लेयर, यस ओजोन लेयर जो ये स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है, और ये जो है वो हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज को, ये देखिए यहाँ से अल्ट्रा वायलेट रेज को हमारे पास एंटर होने से ये रोकती हैं। ये ओजोन के ये O3 मॉलिक्यूल्स इस तरह से ये स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट हैं, लेकिन जब इनकी ब्रेकेज होती है ड्यू टू क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो हमारे जो है वो एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस हम नहीं यूज़ कर पाते, या हम अपनी जो लेयर्स के लिए कुछ ऐसे अप्लाइंसेस यूज़ करते हैं जिनसे ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो हवा के अंदर एमिट होते हैं, तो उससे जो है वो ये ओजोन के मॉलिक्यूल यहाँ पे देखें तो ये ओजोन के मॉलिक्यूल्स हैं ये डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, और ये इनकी डिस्ट्रक्शन की वजह से ये अल्ट्रा वायलेट रेज जो है वो अर्थ के ऊपर पहुंच रही हैं, जो कि स्किन कैंसर या इरिटेशन आई की और क्रॉप को भी ये डैमेज करेगी। तो इससे एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हैं एयर पोल्यूशन से। एसिड रेन, ये हम बारह देख चुके हैं कि एसिड रेन जो होती है वो ड्यू टू द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और सल्फर होती है, और ये ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और सल्फर जो है वो हवा में इसी एयर पोल्यूशन से, ये देखिए ये फैक्ट्री से ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर जा रहे हैं, ये हमारे पास ये ऊपर एटमॉस्फेयर में जाएंगे, और फिर जब प्रेसिपिटेशन होगी, बारिश होगी, तो ये ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर सल्फ्यूरिक एसिड में और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन नाइट्रिक एसिड में चेंज होकर दोबारा से ये ज़मीन के ऊपर जो है वो इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन जो है वो आ जाएंगे, और ये इस प्रेसिपिटेशन से जो कि एसिडिक इन नेचर होगी उससे ये हमारी वेजिटेशन भी, हमारी बिल्डिंग्स भी, और हमारी ये एक्वेटिक लाइफ भी, अगर ये सारे इस तरह से सीपीज होकर ये सारे इकट्ठे होकर इस तरह वाटर बॉडी के अंदर चले जाएंगे, तो ये वाटर बॉडी के अंदर जो एक्वेटिक लाइफ होगी ये उसको भी डैमेज करेंगे। सो ये जो है वो बियॉन्ड लिमिट ये बहुत बड़ा एक डैमेज है क्रॉप के लिए भी, बिल्डिंग्स के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी, ह्यूमन के लिए भी। तो ये जो है इसके भी सबसे बड़ा जो है वो कॉज है वो एयर पोल्यूशन है। इफेक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ, यस वाइल्ड लाइफ फेसेस डिवास्टिंग इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा कि एसिड रेन जब होती है तो इससे क्या होता है, हमारी वेजिटेशन ख़राब हो जाती है, और या फिर एयर पोल्यूशन की वजह से ये फॉरेस्ट बर्निंग होती है, तो ये फॉरेस्ट बर्निंग या फॉरेस्ट की डिस्ट्रक्शन ड्यू टू एसिड रेन होगी, तो ये वाइल्ड लाइफ जो है ये भी इससे जो है वो इफ़ेक्ट होगी। डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, अगर ये हैबिटेट ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो वाइल्ड लाइफ नहीं रह सकेगी, और उसका अपना हैबिटेट जो है वो स्विच करना पड़ेगा। और टॉक्सिक पोल्यूटेंट डिपॉजिट वाटर surface also destroy aquatic life, that is the over water surface. Effect on plants, air pollution not only contribute to the respiratory or disorder in human but also
ये प्लांट को भी यहाँ पे इसके ऊपर ये जो है वो हम पढ़ेंगे, ये ब्राउन्जिंग हुई पड़ी है। और ये हम जो इफेक्ट फर्दर लास्ट स्लाइड्स में देख रहे हैं प्लांट्स के ऊपर, तो हम इसको भी देखेंगे कि ये ड्यू टू ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओजोन जो है ना, ये ग्राउंड लेवल ओजोन जो है ये डिस्ट्रक्शन होती है लीफ की सरफेस के ऊपर। और ये लीफ है, यही तो फैक्ट्री है प्लांट की, और ये अगर ये फैक्ट्री डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो इससे जो है वो प्रोड्यूसर की जो चेन है ये सारी की सारी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और जिसके इफेक्ट जो है वो कंज्यूमर, प्राइमरी, सेकेंडरी और एंड कंज्यूमर तक ये इसके इफेक्ट होंगे। सो अब भी हम डिस्कस करते हैं बेटा इसमें कंट्रोल्स मेजर्स हम क्या क्या कर सकते हैं। वी हैव टू यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कि अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं तो हम रादर देन 50 जो है वो व्हीकल्स या कार्स लेकर, उसके अलावा बजाय अगर हम एक ही बस में एक ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करते हैं तो डेफिनेटली उससे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का, सल्फ़र का, नाइट्रोजन का, इनके ऑक्साइड्स का जो है वो इमिशन फ्रॉम द सैलेंसर ऑफ जो एग्जॉस्ट पाइप जो है उससे व्हीकल्स के ये एक रिड्यूस हो जाएगा। तो इससे डेफिनेटली एयर पोल्यूशन जो है वो कम हो जाएगी। एनर्जी कंजर्वेशन हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज है जो कि नॉन रीन्यूएबल है, हम अगर उनको सेव करें, उनकी कंजप्शन को रिड्यूस करें, उनके जो है वो अगेंस्ट हम जो है वो जो एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस या हम ये जो हमारे पास ग्रीन एनर्जी सोर्सेज हैं हम इनको यूज़ कर सकते हैं, लाइक सोलर एनर्जी है, ये विंड एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है हमारे पास, तो हम उनको यूज़ करके जो है वो एनर्जी कंजर्वेशन, ये जो हमारे नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं इनको सेव कर सकते हैं। और ये नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लाइक पेट्रोल, कोल, यही जो है ये एयर पोल्यूशन का भी काज हैं। वी हैव टू यूज़ 3R स्ट्रेटजी। यस, अगर हम रिसाइकल, रिड्यूस और रीयूज़ करेंगे हमारे अपनी चीज़ों को तो हमें नई चीज़ें नहीं बनानी पड़ेंगी, और नई चीज़ें नहीं बनाएंगे तो जो है वो फैक्ट्रियों से जो है वो एमिशन या उनकी प्रोडक्शन कम होगी। और ये हमारे नॉन रीन्यूएबल जो एनर्जी सोर्सेज है जिनको हम यूज़ करके इन फैक्ट्रीज़ के लिए, इन इंडस्ट्रीज़ के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो उनकी कंजप्शन भी कम हो जाएगी। तो ये भी डायरेक्टली जो है वो इसकी कंट्रोल मेजर होगी। अल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज, ये हम लास्ट स्लाइड में भी थोड़ा सा इसको डिस्कस कर चुके थे। ये जो फॉसल फ्यूल्स होते हैं या नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज होते हैं, इनसे जो है वो पोल्यूशन प्रोड्यूस होती है। अगर हम इनकी जगह पे विंड को, सोलर को, बायोमास को और ये वाटर को, जियोथर्मल को, इन रिसोर्सेज को हम अगर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं तो इससे जो है एमिशन जो है वो मिनिमाइज़ हो सकता है काफ़ी ज़्यादा, तो और इससे जो है वो एयर पोल्यूशन भी कम हो सकती है। एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस, अगर हम एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस यूज़ करेंगे जिनके जो कम वोल्टेज पे भी हमें जो है वो वर्क करेंगी तो इससे जो है वो हमारी एनर्जी भी बचेगी। लाइक CFL लाइट्स हैं, ये कम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लाइट्स हैं। ओल्ड एज में जो बल्ब यूज़ करते थे वो 100 वाट एंड 150 वाट के हुआ करते थे, लेकिन अब जो है वो 5 वाट, 10 वाट, 15 वाट जो है, और आपकी ये जो ट्यूब लाइट होती है ये ऑलमोस्ट 18 वाट की होती है। तो इससे जो है वो पूरे कमरे के अंदर जो है वो अच्छी लाइट हो जाती है, जिससे हमारा काफ़ी ज़्यादा एनर्जी जो है वो सेव हो जाती है। वापडा के यूनिट सेव हो जाते हैं। तो हमने क्या करना है, एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस जो है वो यूज़ करने हैं। इफेक्ट अगर हम प्लांट के देखें, ये वही पिक्चर है जो हमारे पास लास्ट स्लाइड में थी, ये ओजोन के इफेक्ट हैं। तो हम इनको जो है वो फर्दर देखते हैं कि डिफरेंट जो है वो पोल्यूटेंट्स की वजह से प्लांट के ऊपर क्या इफेक्ट होते हैं। तो जो प्लांट की सबसे ज़्यादा चीज़ डैमेज होती है वो लीफ डैमेज होते हैं, और लीफ का डैमेज होना ही बहुत ज़रूरी, बहुत बड़ा एक डैमेज है, क्योंकि यही तो प्लांट की फैक्ट्री और यहाँ से प्रोडक्शन होगी प्रोड्यूसर के लिए। ओजोन इज़ द मेन पोल्यूटेंट इन द ऑक्सीडेंट और स्मोक कम्प्लेक्स। इट्स इफेक्ट ऑन प्लांट वर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड ऑन लॉस एंजलिस, LA भी इसको बोलते हैं, इन 1944। और ये वाइट बीन जो होते हैं या बीन्स हैं ये काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, और ये दीज आर यूज्ड एज द इंडिकेटर ऑफ द डैमेज, कि अगर ये डैमेज होंगे तो इसका मतलब है कि ओजोन के यहाँ पे या ग्राउंड लेवल ओजोन की प्रेजेंस है इस एरिया में, जिसकी वजह से ये जो प्लांट है ये डैमेज हो गए। अदर सेंसिटिव इंक्लूड, इनमें जो भी चीज़ें होगी ये लीफी वेजिटेबल मोस्टली होंगे, और ये लीफी क्रॉप्स है लाइक कुकम्बर है, ग्रेप्स है, ग्रीन बीन है, लेटस है, ऑनियन है। तो ये जो लीफी वेजिटेबल होंगी या लीफी प्लांटेशन या क्रॉप्स होगी ये इससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज होंगी। ओजोन इंजरी अकर ऑन द लीफ अपर सरफेस, इट काजेज ब्राउनिंग और ब्लीचिंग ऑफ द लीफ टिश्यू। ये इस तरह से ये इनका ये इफेक्ट काज करती है। यंगेस्ट लीफ आर रेजिस्टेंट
विद एक्सपेंशन जब ये यंगेस्ट होते हैं तो छोटे होते हैं तो उससे ये रेजिस्ट करते हैं और जुवेनाइल स्टेज में, अर्ली स्टेज में, लेकिन जब ये इनकी एक्सपेंशन हो जाएगी तो ये दीज आर बिकम मच ससेप्टिबल टू द ओजोन इंजरी। इफेक्ट सल्फर डाइऑक्साइड, ये सल्फर डाइऑक्साइड अगर हाई कंसनट्रेशन में एब्जॉर्ब हो जाएगी तो ये एक्यूट इंजरी काज करती है। और एक्यूट इंजरी के जो सिम्टम्स हैं वो लीव्स के दोनों तरफ जो है वो एक लीजन सी प्रोड्यूस होती है, बाईफेशियल लीजन इनको बोलते हैं, यानी कि दोनों सरफेस के ऊपर, बाईफेशियल दोनों फेस के ऊपर, मतलब लीव के अपर साइड और लोअर साइड दोनों के ऊपर जो है वो, और बिटवीन द वेन जो है वो लीजन्स प्रोड्यूस हो जाती हैं। द कलर ऑफ नेक्रोटिक एरिया कैन वेरी फ्रॉम लाइट एंड और नियर वाइट टू ऑरेंज रेड या ब्राउन, इस तरह का ये कलर हो जाएगा। और एक्सपेंडेड यूजुअली आर मोस्ट सेंसिटिव, जैसे पहले भी बात हो चुकी है, यंग लीफ में ये कम होगी, लेकिन जो एक्सपेंडेड फॉर्म में या मेच्योर लीफ होंगे तो उनमें ये जो है वो बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन के इफ़ेक्ट होंगे। इसकी सल्फर डाइऑक्साइड की इंजरी को दो कैटेगरीज में डिवाइड, एक्यूट है और नेक्स्ट हमारे पास है क्रोनिक इंजरी। अगर लॉन्ग टर्म अब्जॉर्प्शन होगी वो है हाई अब्जॉर्प्शन फॉर शॉर्ट पीरियड, और लेकिन अगर ये लॉन्ग टर्म अब्जॉर्प्शन होगी सल्फर डाइऑक्साइड सब लिथल लेवल कंसनट्रेशन अगर कम भी हो लेकिन लॉन्ग टर्म हो तो ये इस तरह के क्रोनिक इंजरी के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा। और इनमें जो है वो ससेप्टिबल क्रॉप्स हैं एल्फाल्फा, बार्ले, बकवीट, क्लोवर, और रेजिस्टेंट जो क्रॉप्स हैं हमारे पास वो अस्परजस, कैबेज, सेलरी और कॉर्न, ऑनियन। इफेक्ट ऑफ फ्लोराइड में अगर देखें तो फ्लोराइड एब्जॉर्ब द लीव्स आर एंड कंडक्टेड टूवर्ड द मार्जिन ऑफ द ब्रॉड लीव। अगर ब्रॉड लीव होंगे तो उनके मार्जिन, ये इनको ब्रॉड लीव कंसीडर करते हैं, ये यहाँ से एब्जॉर्ब होकर तो इसके मार्जिन के पास आ रहे हैं यहाँ पे, और ये यहाँ पे मार्जिन के ऊपर ये ब्रिटलिंग और ये इस तरह से काज कर रहे हैं जिसकी वजह से ये सूखा सूखा सा यहाँ से लग रहा है। या फिर अगर ये मोनोकार्ड लीव्स होंगे तो मोनोकार्ड जो लीव्स होते हैं वो ग्रासी लीव होते हैं, लंबे लंबे, तो उनके ये टिप्स के ऊपर भी इसके इफेक्ट होंगे। फिर से देखें ये जो ब्रॉड लीफ होंगे इनमें ये इसके मार्जिन के ऊपर, और जो नैरो लीव्स होंगे उनमें ये इसके टिप के ऊपर जो है वो कंडक्ट होकर अब्जॉर्ब होकर वहाँ पे चले जाएंगे। द इंजरी स्टार्ट्स एज ग्रे वाटर सोक लेजन्स, और फिर जो है ये टैन या रेडिश ब्राउन हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे मेच्योरिटी पे ये नज़र आ रहा है, ये रेडिश ब्राउन नज़र आ रहे हैं। और ये जो है वो एप्रीकॉट, बार्ले, बल्बरी और पीच, इन फ्रूट्स में जो है ये बहुत ज़्यादा होती है, ये सेंसिटिव हैं। और कुछ रेजिस्टेंट क्रॉप्स हैं वो नीचे लिखी हुई हैं। इफेक्ट्स ऑफ अमोनिया, अमोनिया के इफेक्ट जो वो ग्रासेस और वुडी और जो फ्रूट्स होते हैं, ब्रॉड लीव्स होते हैं, उनके ऊपर भी होते हैं। ये इन पर रेडिश इंटरविनल नेक्रोटिक स्ट्रीकिंग, इंटरविनल मतलब इनकी जो वेन्स होती हैं मिड रिब और साथ में ये जो कंडक्टिंग वेन होती है इनके दरमियान में जो है वो नेक्रोटिक स्ट्रीकिंग या बर्निंग हुई होती है, जो डेड पार्ट होता है यहाँ पे। और जो फ्लावर्स और फ्रूट है यूजुअली आर नॉट अफेक्टेड, एंड इन केस ऑफ द स्वेयर इंजरी ऑफ फ्रूट ट्रीज रिकवरी तो थ्रू द प्रोडक्शन ऑफ न्यू लीव्स। अगर फ्रूट और ट्रीज या लीव्स होंगे तो ये दोबारा से वो नए लीफ जो है वो शैटर करके नए लीफ बना लेगा। सेंसिटिव क्रॉप की ये लिस्ट और रेजिस्टेंट क्रॉप की लिस्ट भी यहाँ पे है। एप्पल, बार्ले, बीन्स, क्लोवर, रेडिश, रसबेरी, ये सेंसिटिव क्रॉप्स हैं, जबकि अल्फाल्फा, बीट, शुगर बीट, चुकंदर एंड कैरेट, कॉर्न, कुकम्बर, एग प्लांट, ये जो है वो रेजिस्टेंट क्रॉप्स हैं इसके लिए। इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन प्लांट्स में हमारे पास है पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर ये सस्पेंडेड स्मॉल पार्टिकल हैं जो हमारे जो है वो क्रशिंग वगैरह से पैदा होते हैं, तो ये जो है ये लीफ के अपर और लोअर सरफेस के ऊपर इस तरह से इकट्ठे हो जाएंगे, ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे, और ये डिपॉजिट होने की वजह से इसके जो है वो स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। जब स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे तो गैशियस एक्सचेंज और मॉइस्चर एक्सचेंज नहीं हो सकेगी, जिसकी वजह से प्लांट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इससे डैमेज होगा। जब तक जो है वो बारिश नहीं होगी जिससे ये पत्ते धुल नहीं जाएंगे तो ये प्रॉपरली काम नहीं कर सकेंगे। सो पार्टिकुलेट मैटर सच एज सीमेंट डस्ट, मैग्नीशियम लाइन डस्ट, कार्बन सूट, मतलब ये जो धुआं स्मोक होता है उसके जो पार्टिकल हैं ये भी डिपॉजिट हो जाएंगे स्टोमेटा के ऊपर, और ये नॉर्मल रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म को रोक देंगे, जिसकी वजह से जो वो इश्यू होंगे प्लांट को। इन मोस्ट कंडीशन सीमेंट डस्ट में काज द क्लोरोसिस इन डेथ ऑफ द लीफ टिश्यू बाय द कम्बिनेशन ऑफ थिक क्रस्ट और अल्कलाइन टॉक्सिसिटी। द डस्ट कोटिंग, जैसे ये फिगर में दिखाई गई, में आल्सो इफेक्ट द नॉर्मल एक्शन ऑफ द केमिकल
अप्लाइड एज स्प्रे, अगर हम इसको स्प्रे से करते हैं, हम फोलियर स्प्रे करते हैं न्यूट्रिएंट की भी, तो वो भी ये एब्जॉर्ब नहीं कर सकेगा। या इसको अगर कोई डिजीज़ है उसके लिए हम फंजीसाइड पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं तो भी वो इसको इफ़ेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि इसमें जो है वो एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकेगी। Accumulation of alkaline dust in the soil can also increase the soil pH, और सॉइल का pH का इंक्रीज हो जाना भी एज सच वो एडवर्स इफेक्ट है। सो बेटा ये इसमें थे इसके इफ़ेक्ट प्लांट के। अगर इनमें कोई और इशू होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच बेटा।